सिलेबस है उसमें भी आपने ब्रॉडली काफ़ी पढ़ा है। फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, आपने रूस की क्रांति पढ़ी है, इसके साथ ही आपने पढ़ी है जर्मनी की क्रांति, है ना, वो सब कुछ पढ़ा है। उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि फ्रांस में अगर हम जो फ्रांस को अपने विस्तार से पढ़ा है उसमें एक राजा का शासन था। अगर आपने रूस की क्रांति पढ़ी है तो भी इसमें पढ़ा है आपने, राजा का शासन था वहाँ पर। तो दोनों ही क्रांतियों में बड़ी सेम घटनाएं घटित हुई थी। क्या घटित हुई थी कि जो राजा था वो शुरू में तो जनता का हितैषी था, है ना, लेकिन बाद में क्या होता था, धीरे धीरे वो राजा निरंकुश हो गए, स्वेच्छाचारी हो गए। जनता के लिए या जनता क्या दुख है उसका, क्या उसकी समस्याएं हैं, क्या उसको भरपेट भोजन भी मिल रहा है नहीं मिल रहा, इससे जब राजा को कोई सरकार नहीं रह गया था, ये समस्याएं आई थी ना। और फिर क्या हुआ था, आपने देखा कि वहाँ पर क्रांति हुई और क्रांति के बाद में किस तरीके से वहाँ पर लोकतंत्र की या गणराज्य की स्थापना हुई थी। ये सारी प्रक्रियाएं आपने पहले सिलेबस में पढ़ ली है ना। तो यहाँ पर भी जो आपने फर्स्ट चैप्टर है उसमें शुरू किया था आपने यूरोपीय राष्ट्रवाद, उसमें भी आपने फ्रांस की क्रांति को वापस से रिवाइज किया है। तो यहाँ पर जो मैं बात करूँगी वो यही करूँगी कि आपने इन क्रांतियों में ये देखा कि राजा निरंकुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि सत्ता जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में जब निहित हो जाती है तो उसमें अहम आ जाता है और वो क्या करता है, फिर प्रजा की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। फ्रांस की क्रांति में जो राजा थे तो फ्रांस के राजा ये कहते भी थे कि जो मैं कहता हूँ वो ईश्वर की आवाज़ है, ये उनका स्टेटमेंट है ना, यानी कि जो मेरी इच्छा है वही ईश्वर की इच्छा है, या जो भी मैं कह दूंगा वही कानून है। तो उन्होंने जनता के दुख सुख को देखा ही नहीं, फलता क्या हो गई, क्रांति हो गई, राजा को बाद में दंडित कर दिया गया। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जब इन घटनाओं को देखते हैं, पीछे जाते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि सत्ता एक ही व्यक्ति के पास में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास सत्ता होने से उस पर असीमित शक्ति आ जाएगी और वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देगा। तो वो जो सत्ता है, मतलब जो व्यक्ति होता है उस पर भी नियंत्रण आवश्यक होता है। तो इसी के कारण से पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि सत्ता का बंटवारा या सत्ता का विकेंद्रीयकरण या सत्ता की साझेदारी अत्यंततः आवश्यक है, ठीक है, ताकि कोई भी एक ही व्यक्ति के अगर हाथ में सत्ता रहेगी तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर देगा। तो इसलिए सत्ता का बंटवारा जरूरी है, यह सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरी बात जो हम कहते हैं कि जो जनता होती है, अब चूंकि लोकतंत्र आ गया, सत्ता की साझेदारी किसके अंतर्गत कर रहे हैं, हम लोकतंत्र के अंतर्गत कर रहे हैं। अब आ गया हमारा लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं जो चुनाव हमारे देश में होते हैं तो क्या हम सभी इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं ना। कौन लड़ते हैं इलेक्शन, जिनको हम चुनते हैं, है ना। मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है तो हमारे संविधान के अनुसार जो जो उनकी योग्यताएं होनी है, यदि वो उन योग्यताओं को पूरी करते हैं तो वो जाके इलेक्शन लड़ते हैं। जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे भारत देश में हम लोगों को क्या अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है ना, और जो ये पागल या दिवालिया नहीं है या उसको भगोड़ा घोषित नहीं किया गया है, तो वो अपना वोट दे सकता है ना। 18 वर्ष के बाद वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो हम सभी क्या करते हैं कि अपने जिस व्यक्ति को हम सही मानते हैं, जो इलेक्शन में खड़ा होता है, उसको हम जाके वोट देते थे, है ना, उसी को अपना प्रतिनिधि मानते हैं और वही प्रतिनिधि आगे चलकर क्या बनाते हैं, अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें क्या होता है, विभिन्न पार्टीज के लोग खड़े होते हैं, उनमें से जिस पार्टी के लोगों को या जो भी मेंबर्स होते हैं उनको सर्वाधिक वोट मिलते हैं उसे ही विजय घोषित कर दिया जाता है और फिर बाद में क्या होता है, वही व्यक्ति सरकार चलाता है। तो आपको अच्छे से मालूम है, राज्य में जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है, प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं वो भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और गाँव में जो प्रधान होते हैं वो भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। तो अब हमारा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी राजनीतिक शक्ति है जनता की, तो जो जनता राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है, क्योंकि इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करती है। कैसे करती है, क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि सरकार का रूप लेकर हमारे लिए नीतियां बनाते हैं या लोक कल्याणकारी कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा कि समाज के विभिन्न समूहों को इसमें सम्मान मिलता है। आप सभी जानते हैं कि भाई जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें विभिन्न पार्टीज के लोग खड़े होते हैं, विभिन्न धर्मों विभिन्न जातियों के लोग खड़े हुए होते हैं, है ना। और भारत देश की जो पूरी जनता होती है वो मिलकर समय समय पर इलेक्शन में अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें जो है वो समाज के विभिन्न समूहों को सम्मान
होता है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला है वो हम ये कह रहे हैं कि जिन भी प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, क्योंकि सत्ता की साझेदारी है ना, तो चूंकि सत्ता की साझेदारी है, इसीलिए क्या है कि वो जो लोग होंगे है ना, जो सत्ता में है, तो वो क्या करेंगे, ऐसी नीतियां और ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे जो लोक हित कल्याणकारी हो, यानी कि ऐसे कार्यक्रम जिनसे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके और उनका हित हो सके, है ना। ऐसी नीतियां, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे निर्णय जनता के लिए लिए जाएंगे जिससे अपना जनता जो है वो अपना अधिकतम विकास कर सके। फिर अगला जो है आपका वो ये है कि सत्ता की साझेदारी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अधिकांश नागरिकों को सत्ता में इसमें शामिल किया जाता है। जो नागरिक हैं वो किसी भी तरीके से, चाहे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं या कुछ नागरिक स्वतः जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तभी वो जो है वो क्या करते हैं, सत्ता में शामिल होते हैं। तो इसलिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और सत्ता की साझेदारी इसलिए भी आवश्यक है ताकि जो है वो किसी भी प्रकार का क्या कहते हैं, कोई अगर मान लीजिए एक ही पार्टी है ना, या कुछ ही लोग पूरे मतलब जीवन भर में वही सत्ता को चलाते रहेंगे, तो क्या होगा, फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनका जो मोटिव हो जाएगा, जो उनका लक्ष्य हो जाएगा, वो जनता का भलाई से वो भटक जाएंगे और केवल अपना ही भला करने के बारे में सोचते हैं, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। इतना क्लियर हो गया? कुछ बच्चे मैंने देखा अभी क्लास में आए हैं, मैं वापस से एक बार रिपीट करूंगी। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि सत्ता को समझने से पहले हम बताना चाहिए लोकतंत्र, सत्ता की साझेदारी की बात है, तो मतलब लोकतंत्र की बात कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र में मैंने आपको पहले भी बताया था, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। इसकी परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने, है ना, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसको हम इन पॉइंट्स के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो जनता होती है वही राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है ना, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, जनता का ही तो शासन है। तो जनता का शासन है तो इसमें सारी शक्ति किसमें होती है, जनता में निहित होती है। यदि जनता को लगता है कि जो सत्तासीन पार्टी है या जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, यदि वो हमारे हितों के लिए निर्णय लेते हैं, बेहतरीन निर्णय लेते हैं जिससे देश का प्रत्येक नागरिक अपना विकास अधिकतम स्तर तक कर सके, तब तो वो क्या करते हैं कि जो पार्टीज होती हैं या जो सरकार होती है उसको सपोर्ट करती हैं। और जब उनको लगता है कि भाई ये हमारे लिए अच्छे निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सरकार गिरा भी सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जनता ही सरकार को बनाने वाली है और जनता ही सरकार को गिराने वाली होती है ना। दूसरा है कि जनता में जो समाज के विभिन्न समूह होते हैं तो उनको इसमें सम्मान मिलता है, क्योंकि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लोग वो भी विभिन्न धर्मों के और जातियों के होते हैं, और जो लोग वोट देते हैं वो भी विभिन्न धर्मों और जातियों के होते हैं। तो ये जो है, जो हमारी सत्ता होती है तो वो केवल एक धर्म या एक जाति को सपोर्ट ना करके विभिन्न धर्मों को साथ लेकर चलती है ना। उसी तरीके से नागरिक भी इसी तरीके से जो है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो जो है वो इसमें फिर इस तरीके से देखा जाए तो विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को सम्मान पूरा का पूरा मिलता है। फिर इसमें हमारा आता है कि सार्वजनिक नीतियाँ, मतलब जो सत्ता में बैठे हुए लोग होंगे, जो सरकार चला रहे हैं, उनका मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि वो सार्वजनिक नीतियाँ इस तरीके की बनाएं, इस तरीके के कार्यक्रम लागू कर सके जिसमें जो उनका मूल लक्ष्य उद्देश्य है वो जनता की भलाई होना चाहिए। और वो तब होगा जब सत्ता की साझेदारी होगी।